अदा नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सोनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ात, जम्मू कश्मीर की सियासत। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का आज 33वां दिन और आज भी वादी में सूरत हाल कहीं कर्फ्यू, कहीं बंदिशें तो कहीं मुजाहिरों से ही बरी रही। तहम आज मुद्दत बाद कहीं कहीं कुछ जिंदगी की बहार भी नजर आई। सबसे पहले जनूबी कश्मीर का रुख और जनूबी कश्मीर के शोपियां में जहां आज हड़ताल और बंदिशें ज़मीनी सतह पर आया थी, वहीं रात गए पंजूरा के लोगों ने एक कैंडल लाइट मुजाहरा करते हुए अपने गम गुस्से का इजहार किया। शोपियां के नज़दीकी ज़िला पुलवामा में आज आरी हल चलो की मुकामी काल भी थी और इस काल के नज़र दौरान यहाँ मुजाहरे भी हुए और नमाज भी अदा की गई, जबकि सड़क पर नमाज काकपोरा पुलवामा में भी अदा की गई। पुलवामा के त्राल इलाके में जहां आज सुबह एलानिया कर्फ्यू का निफाज अमल में लाया गया था, वहीं आज त्राल के सभी एंट्री पॉइंट्स को बंद भी किया गया था। इस दौरान आज कर्फ्यू और बंदिशों के बावजूद डाडसर त्राल से एक रैली भी निकाली गई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन यहां जहां नारेबाजी करते हुए पेशकदमी भी कर रहे थे, वहीं हुर्रियत लीडर सईद अली शाह गीलानी ने लोगों के इज्तिमा से टेलीफोन खताब भी किया और नज़्म ज़ब्त के तहत हुर्रियत प्रोग्राम पर अमल करने की अपील भी की। जनूबी कश्मीर में आज सड़क के बजाय पानी का रास्ता इख्तियार किया गया था और अनंतनाग में दरियाई जहलम के पानी को गवाह बनाते हुए एक मुजाहरा भी किया गया, जबकि सड़कों पर कई जगह पर लगी तार कर्फ्यू और बंदिशों का ऐलान भी कर रही थी। श्रीनगर के पुराने शहर की कहानी में तो कोई तजाद ही नहीं था और यहाँ लगी खारदार तारें वही पुरानी कहानी दोहरा रही थी, जबकि ऊपरी शहर में से जवाहरनगर, सनत नगर और कई दूसरे इलाकों में हालात कदरे बेहतर नजर आ रहे थे। ताहम आमदा कदर लाल बाजार में सड़क पर नमाज भी अदा की गई और नमाजें सड़क पर अदा करने की खबरें हमें कई और जगहों से भी मौसूल हुई हैं। गांदरबल में भी मुजाहरे और बंदिशें थी, जबकि यहाँ के मनीगाम इलाके में खवातीन ने एक मुजाहरा करते हुए रियासत की सूरत पर वाविला किया। उधर डीसी ऑफिस गांदरबल से भी एक जुलूस निकाला गया, जिसमें शामिल लोगों ने नारेबाजी की। ये लोग जहाँ इत्तेहाद इत्तफाक की बात भी कर रहे थे, वहीं यहाँ हालिया दिनों गिरफ्तार किए गए नौजवानों की रिहाई का मुतालबा भी कर रहे थे। उधर श्रीनगर, सोपोर, कुपवाड़ा कौमी शहर अगर सोपोर तक कदरे मामूल पर थी, तहम सोपोर से आगे इस सड़क पर छोटी छोटी टोलियों में बैठे नौजवानों का राज था, जबकि आऊरा में शाम गए सूरत के दौरान एक दर्जन के करीब लोगों के जख्मी होने की खबरें हैं। सोपोर में बाजार अगरचे बंद था, तहम सोपोर में कई लोगों का इल्जाम है कि फोर्सेज ने उन्हें 6 बजे के बाद दुकानें खोलने से मना भी किया। सोपोर के साथ साथ कुपवाड़ा की कौमी शाहरा पर कहा जाता है कि फौज ने कल शाम को किसी को भी चलने की इजाज़त नहीं दी और कल जहां लोगों को दिन में हड़ताल और दूसरे मामलात की वजह से चलने में परेशानी होती है, वहीं सोपोर में और कुपवाड़ा शाहरा पर फौज ने कल शाम को चलने को लोगों से मना कर दिया, जिसकी वजह से लोगों का आना और जाना नहीं हो सका। इधर और भी सूरत हाल में बारामूला पहले चलते हैं और बारामूला में भी मुजाहिरे और मामूल की ज़िंदगी दरम बरम थी और बाद दोपहर बारामूला में हुए पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान हालात काफ़ी रंजीदा रहे। श्रीनगर बारामूला शहरा के दरमियान मशहूर पड़ाव पटन और पलाहलन भी मुजाहरों की खबरों में था और यहाँ से पैलेट से जख्मी होने की खबरें भी मौसूल हुई हैं। और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और सूरत हाल पर दिल्ली और दिल्ली का सूरत हाल राज्यसभा, ये हमारे खास बुलेटिन का खास हिस्सा। और आज राज्यसभा में चौथी बार कश्मीर की सूरत हाल पर बात भी हुई। कश्मीर की सूरत हाल पर मुसलसल 7 घंटे तक जारी कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद मेंबरान ने कश्मीर पर बहस में हिस्सा लेते हुए अपनी तकारीर की। बहस की शुरुआत मेंबर राज्यसभा और अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने की और अपनी तकरीर में गुलाम नबी आज़ाद ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ इशारा करते हुए बताया कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा अटल बिहारी वाजपेयी से ही अच्छा लगता था और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को अब कोई और नारा देना चाहिए। कुछ चीजें थी जो अटल जी के ही मुंह से अच्छी लगती थी, वो सबके मुंह से अच्छी नहीं लगती। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हैं, जो इनके मुंह से अच्छी लगेंगी, शायद वो मेरे मुंह से नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें इंसान का कैरेक्टर भी उसी ढांचे का होना चाहिए। तो वो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत वो उनसे मुंह से अच्छी लगती थी। मैं ये नहीं कहता कि उस कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के नाते कश्मीर का कितना हल निकला वो उसमें नहीं जाता, लेकिन कई चीजों पे वो कीनियत करते थे, इंसानियत पर भी, जमहूरियत पर, लोकतंत्र पर। लेकिन जब दूसरे लोग बोलते हैं जो इन चीजों पर विश्वास ही नहीं रखते हैं, तो बड़ा अटपटा लगता है।
और क्यों नहीं निर्भर होंगे? कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हिस्सा। अब आप सुबह शाम कहते हैं जम्मू कश्मीर इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, बट इंटेग्रल पार्ट शुड नॉट बी ऑन द पेपर ओनली. इंटेग्रल पार्ट शुड बी, देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ माइंड्स, देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ हार्ट्स. So what we are asking for, that yes, government Jammu and Kashmir is the integral part of India, but what about the integration of hearts between the people of the Kashmir and the people of the people of India? What about the integration between the government and federal government and the state government? There has to be some coherence, there has to be some integration, there has to be some love and affection, there should be some pain, agony. That we are not feeling. अगर होता तो यहां 32 दिन के बाद स्टेटमेंट, वो भी मध्य प्रदेश से नहीं आता, इस सदन के अंदर से आना चाहिए. ये दर्द यहां से निकलना चाहिए था, यहां से नहीं निकलता. उन्होंने कहा कि आज तक आई मरकजी सरकारों ने कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है, ताहम ज़रूरत है कि अब सियासी सतह पर कश्मीर के हालात को एड्रेस भी किया जाए. उन्होंने ये भी बताया कि बहुत जल्द आल पार्टी वफद को कश्मीर भेजा जाए ताकि हालात को सुधारा जा सके. आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल, और जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल की गूंज आज बड़ी देर तक सुनाई दी. पूरा दिन लगभग आज जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर बहस मुबासे में गुजरा, और जी तकरीर में इस मुबासे में लगभग अक्सर जमातों के मेंबरान ने हिस्सा लिया. और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, जिन्हें युवराज कभी कहा जाता था, महाराजा हरि सिंह के फर्जंद डॉक्टर करण सिंह ने आज सनसनीखेज खुलासा भी राज्यसभा में किया, और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन हुआ है, मर्जर नहीं है. उन्होंने कहा कि जब उनके वालिद ने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया तो तब 3 चीज़ें यानी कम्युनिकेशन, अमूर ख़ारजा और करेंसी पर हुआ था, और भारत की दूसरी जो रियासतें उनकी तरह जम्मू कश्मीर का इलाक़ नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतें जो भारत की थी तब उनका इंज़माम हुआ था, और जम्मू कश्मीर का इंज़माम नहीं बल्कि सिर्फ एक्सेशन हुआ था, और जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस के तहत जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में एक्सेशन हुआ था. और इस एक्सेशन को ज़िंदा कायम दायम रखने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखना है, और बातचीत सभी फरीकैन से करनी है. जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल और राज्यसभा में युवराज यानी साबका युवराज और डॉक्टर करण सिंह आज के राज्यसभा मेंबर की तकरीर कुछ सनसनीखेज भी थी. And I know this might make some people uncomfortable. We say Jammu and Kashmir is an integral part of India. Of course it is. The day my father signed the instrument of accession, it became an integral part of India. There's no doubt about it. 3 subjects: defense, communications and foreign affairs. He signed the same instrument of accession that all the other princely states signed. But all the other states subsequently merged. Jammu and Kashmir did not merge. Jammu and Kashmir's relationship with the rest of India is guided by Article 370 and the state constitution that I signed into law. So, yes, it's an integral part of India, but we must realize that from the very beginning, Jammu and Kashmir, rightly or wrongly, I'm not going into the politics, whether it should have been done or not, that is a different debate for historians. But the factual position is that Jammu and Kashmir has been given a special position. Now that special position from the original 3 subjects, there's been a whole series of developments. Some may call them positive developments of integration. Other people may say, as Yechury said, negative developments of reducing autonomy. That is a question of which way you look at it. But the fact of the matter is, there was the political agreement in 1952, not 53, the 52, Sheikh Abdullah Jawaharlal agreement. There was the adoption of the state constitution. In 1957, 26th January, I signed that constitution. Subsequently, there have been a plethora of presidential orders which have gradually applied increasingly number of entries from the union list to the state. So this is a process that has been going on for a long time. Then in 1975, there was another political agreement between Sheikh Abdullah and Indira Gandhi, and subsequently there's been many commissions, as has been mentioned, as the LOP mentioned. There were round tables. Dr. Manmohan Singh set up round tables. There were working groups. Our chairman chaired one of those working groups.
So much was done. They were interlocutors. Where are all those reports? What has happened to them? राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की सूरत पर खसूसी बहस और इसमें बहस में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान अरका ने राज्यसभा ने भी हिस्सा लिया और अरका ने राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर की सूरत में कई तरह की बातें की। शमशेर सिंह मनहास का ताल्लुक बीजेपी से, और शमशेर सिंह मनहास ने अपनी तकरीर में कहा कि जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो तब जम्मू और लद्दाख को इग्नोर किया जाता है और सिर्फ कश्मीरियों की बात की जाती है। उन्हें गिला सा किया। लेकिन पीडीपी मेंबर और फयाज अहमद मीर, पीडीपी मेंबर सरहदी जिला कुपवारा से इनका ताल्लुक, उन्होंने अपनी तकरीर में कुपवारा का हवाला दिया, लेकिन ज़्यादा वक्त कांग्रेस के गिले शिकवे ही करते रहे। साल 1987 के इंतखाबात का गिला भी किया और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सूरत पर बताया कि जम्मू कश्मीर की सरकार सूरत के लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, गलतियां हुई हैं और इन गलतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में बकौल उनके सलाउद्दीन, जिसका पहला नाम मोहम्मद यूसुफ शाह था, वो मोहम्मद यूसुफ शाह सलाउद्दीन बना। और इसकी तल्ख हकीकत ये भी है कि 50-70 साल गुजरने के बाद भी आज भी कश्मीर के अजीम कश्मीर के सूरत के हवाले से आज भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। एक उम्मीद की किरण ने बताई कि पिछले दिनों जो बच्चे बाहर गए हैं उनके हवाले से एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन साबका सरकारों में ख़ास तौर पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जो थी, जिसे कांग्रेस की सरकार हम कहते हैं, उस सरकार में जो बच्चे बाहर भेजे गए थे उनका एक नेगेटिव रेस्पॉन्स रहा। और उसके साथ साथ यहाँ के मामलात और मोहम्मद अफजल गुरू के हवाले से जो मामला था, उनकी फांसी देने का मामला, उस तरह की बातें से, उस तरह की चीज़ों से कश्मीर की सूरत में उबाल आता है और कश्मीर का आम आदमी समझता है। एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में आम आदमी अपने आप को हिंदुस्तान की सूरत में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कोशिशें तो करता है, लेकिन जो सियासतदान होते हैं वो इसे एडजस्ट होने नहीं देते हैं। मेरे सर लावे साहब ने कहा 47 से लेकर 1987 तक ये जिनको आज हम अलगावादी कहते हैं, गिलानी साहब, ये हमारे वहां पे एमएलए थे। ये जो पाकिस्तान में सईद सलाउद्दीन बैठा है, वो बटमालू से इलेक्शन लड़ रहा था, उसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है। ये जो यासीन मलिक लिबरेशन फ्रंट का चीफ है इस वक्त कश्मीर में, वो उस वक्त मोहम्मद यूसुफ शाह का चीफ एजेंट था। सर कहीं ना कहीं शायद हमसे भी ज्यादतियां हुई हैं, जिसका खमियाजा आज कश्मीर का आवाम उठा रहा है। में हालात खराब होते हैं तो हमें कश्मीर की याद आती है। 2010 में जब हालात खराब हुए तो सब कुछ कहा गया कि ये करेंगे, ठीक है। अगर हमें हुर्रियत वालों से बात नहीं करनी थी, उनकी बात नहीं माननी थी, ये बात तो हमारे अपनी पार्टीज ने कही थी, हमने कही थी, सभी पार्टीज ने कही। इन पे क्यों नहीं अमल हुआ? वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पे क्यों नहीं अमल हुआ? 4 साल आज अगर कश्मीर जल रहा है, वो इसलिए जल रहा है कि 2008 में 2010 में जितने भी यहां से डेलीगेशन ये जो गए थे इंटरलोक्यूटर्स, उनकी रिपोर्ट कहां गई? लोग ये देखते हैं। सर एक और बात मैं यहां पे कहूंगा, अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। ये कोई ये बात नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जिसको भी जो सजा सुनाएगा वो उसको लगेगा, लेकिन सर कश्मीर में ये बात उठ रही है कि देश में और भी लोग थे जिन्होंने ऐसे कारनामे किए थे। हमारे वजीर आजम का भी एक जो कहीं का था, मुझे नहीं याद है, जो जेल में है। अगर हमारे उधर जो कश्मीर का अफजल गुरु था, अगर वो उसका सीरियल नंबर 27 था, उसको क्यों पहले फांसी दी गई? ये बात कश्मीर के लोगों में इस वक्त उठ रही है। शायद हमें दूसरी नजर से देख रहे हैं, हम में और देश के बाकी रियासतों में जो लोग हैं उनमें और हम में फर्क है।
ظاہر سی بات ہے राज्यसभा में जम्मू कश्मीर का मामला और इस पे पीडीपी के फयाज अहमद मीर ने बोला और उसके साथ साथ नज़ीर अहमद लावे ने भी जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल पर बहस में हिस्सा लिया और ये भी बताया कि मरकजी सरकारें वक्त गुजरते के साथ ही वादे भूल जाते हैं। हालात को सुधार के लिए बातचीत का एक वाहिद रास्ता भी बताया और ये भी बताया कि सरकार को पहल करनी चाहिए। राज्यसभा में आज बहस हो रही थी और जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव ने भी एक ज़बरदस्त तकरीर की और जम्मू कश्मीर के हवाले से की। सीपीआईएम के सीताराम येचुरी जिनने पिछली बार भी जब 2010 हुआ तो एक ज़बरदस्त तकरीर की थी और उसके बाद वो जो कश्मीर ऑल पार्टीज डेलीगेशन आया था, इन्फ्लक्स जो सूरत-ए-हाल बनी थी, उसमें भी उनने हिस्सा लिया था और आज भी उन्हें यहाँ पे ज़बरदस्त की। और मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन आज की तकरीर, आज के राज्यसभा के इजलास में सबकी नज़रें वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह पर थी। करीबन शाम 5:30 बजे राजनाथ सिंह ऐवान में खड़े हुए और जम्मू कश्मीर में पूरी तकरीर का पूरी सूरत-ए-हाल, पूरी बहस को समेटते हुए उन्हें तकरीर की और सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम शुरू किया, पाकिस्तान का नाम लिया और ये बताया कि पाकिस्तान का नाम लेने में उन्हें कोई झिझक महसूस नहीं हो रही है और जम्मू कश्मीर में जो कुछ, कश्मीर वादी में ख़ास तौर पर जो कुछ हो रहा है इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। फिर बात ये थी, नज़रें ये थी कि क्या कश्मीरियों से बातचीत के लिए राजनाथ सिंह कुछ कहेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह से हालात वाक़ात पर बहस की। राजनाथ सिंह ने उनका खुलासा किया, ख़ास तौर पर यहाँ स्टॉक पोजीशन उन्हें बताई कि सरकार पूरी कोशिश करे यहाँ की आवाम को सरकार पहुँचाने के, राशन पहुँचाने के लिए, चीनी पहुँचाने के लिए, एलपीजी पहुँचाने के लिए। और उसके साथ उन्होंने बताया कि जिस तरह के राज्यसभा में आज बताया गया था, कुछ मेंबरान ने बताया कि जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा बंद है और ट्रैफिक यहाँ पे नहीं चला, तो उन्होंने बताया कि 14 जुलाई से यानी दूसरे जो अशरा रहता है महीने का, उसमें 5,600 ट्रक सामान लेकर श्रीनगर पहुंची हैं। लेकिन बात उन्होंने की 12 तारीख की और ठीक 12 बजे की। बताया कि 12 तारीख और ठीक 12 बजे एक बड़ी बात होगी, यानी ऑल पार्टीज मीटिंग होगी और इस ऑल पार्टीज मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म भी शिरकत करेंगे और ये ऑल पार्टीज मीटिंग जो होगी ये कश्मीर मुद्दे को लेकर होगी। लेकिन राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग नहीं कर सकती है। बातचीत की जब बात की तो हुर्रियत से उन्होंने बात को लगभग नकारते हुए कहा कि बात होगी, पाकिस्तान से भी बात होगी, लेकिन पाकिस्तान से बात होगी उस कश्मीर की जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है और इस कश्मीर पर पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। कश्मीर में पिछले कई दिनों से झंडे दिखाए जा रहे हैं, ISI के झंडे होते हैं, पाकिस्तान के झंडे होते हैं और ये भी बताया राजनाथ सिंह ने कि कश्मीर में ISI और पाकिस्तान के झंडे खूब दिखाई देते हैं और ये वजह है कि पाकिस्तान शह दे रहा है। और ख़ास तौर पर उन्हें जो ज़ख्मियों की तादाद है वो भी बताई और बताया कि कश्मीर में इस सूरत-ए-हाल के दौरान पैलेट पर उनने पहले कहा था कि रोक लगाने की उनने बात तो नहीं की, उनने कहा कि पैलेट का कम इस्तेमाल करने को उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम रिस्ट्रेन किया जाए और यही वजह है कि फोर्सेस की एक बड़ी तादाद जो है वो ज़ख्मी हो रहा है। और उन्होंने ख़ास तौर पे ये बताया कि दूसरा अशरा जो है, जब उन्होंने 2 दिन कश्मीर का दौरा किया, यहाँ पे लोगों से बात की, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम रिस्ट्रेन होना चाहिए और उसके बाद जो पैलेट इस्तेमाल हुआ उसमें ज़ख्मी जो है वो फोर्सेस की तादाद जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो सिविलियन है, यानी सिविलियन कम ज़ख्मी हुए, फोर्सेस के लोग इसमें ज़्यादा ज़ख्मी हुए। लेकिन बात की उन्हें 12 तारीख की, नज़रें 12 बजे 12 तारीख की तब ऑल पार्टीज मीटिंग होगी और कांग्रेस की तरफ भी इशारा उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज मीटिंग, अगर श्रीनगर में राजनाथ सिंह गए थे, श्रीनगर में ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी तो राजनाथ सिंह से श्रीनगर में कांग्रेस क्यों नहीं मिली, क्यों उन्होंने बात नहीं की, क्यों उन्हें अपना पॉइंट नहीं रखा। और दिल्ली में अब कांग्रेस का बराह रास्त निशाना साधते हुए उन्हें कांग्रेस पर कहा कि अब ये ऑल पार्टीज मीटिंग की बात कर रही है। जहां तक बातचीत का सवाल है, बातचीत आपने कहा है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो मॉडरेट्स हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और मैं वहां के मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि मैं कहूंगा किन किन लोगों से बात करना, आप भी बात शुरू करिए, हम लोग भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम सारे लोग मिलकर बात करने को तैयार हैं। इसीलिए मैंने ऑल पार्टी डेलीगेशन की भी बात कही है, सबसे बातचीत करेंगे, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और जहां तक वैली में अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के बाद कश्मीर आर्मी के हवाले कर दिया जाएगा तो सोचा भी नहीं जा सकता कभी। मैं समझता हूं कि जानबूझकर इस प्रकार की अफवाह फैलाई जाएगी, तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता। और अभी मैं देख रहा था कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को भी उन्होंने लिखा है एक पत्र और यह कहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर प्लेबिसाइट होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए।
डिप्टी चेयरमैन सर, सदन के जो भी विचार हमने सुने हैं और उनकी फीलिंग्स को जो हमने समझा है, उनकी भावनाओं को जो हमने समझा है, मैं उस आधार पर और सभी के द्वारा जो ताकत मिली है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं डिप्टी चेयरमैन सर, कि दुनिया की कोई ताकत हमसे जम्मू कश्मीर को नहीं ले सकती। बातचीत का जहां तक सवाल है कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, अरे बात होगी तो कश्मीर पर बात नहीं होगी डिप्टी चेयरमैन सर, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। बात करने का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए, राजनाथ सिंह ऐवान की बहस में हिस्सा लेते हुए जवाब दे रहे थे और उन्होंने खास तौर पर ऐवान में इस इजलास में कश्मीर के लोगों को अमन बनाने की अपील भी की। लेकिन अपने नाज़रीन को याद होगा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश से उन्होंने कश्मीर के लोगों को अमन बनाने की अपील की, कश्मीर को अपना हिस्सा बोलते उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को अमन बनाना चाहिए। और इस पर हमने रिएक्शन लिया, हमने जानना चाहा कि रिएक्शन जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या बता रही। तो हमने पीर मंसूर जो PDP के सीनियर लीडर हैं उनसे पूछा, साहब का MLA भी रह चुके हैं, कि वज़ीर आज़म के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं। तो उन्होंने बताया, एक खाका कल उन्होंने कहा कश्मीर के बारे में कि मैं इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की उसी बुनियाद पे जो बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी ने डाली, वही थ्रेड्स पे ऊपर उठा के कश्मीर के बारे में आगे चलूंगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। और हम में भी यहाँ जितने भी तबका है, फिक्र के लोग हैं, हम सबको ये खून खराबा बंद करके आगे चलना चाहिए। और हम सबको चाहिए कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की स्पेस पे एक दूसरे को एतमाद भी करें। आज छोटे छोटे बच्चे हमारे, देखिए कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, मगर जाने वो जिसने आँख खोई, जिसने रोशनी अपनी खोई, जिसने बिनाई अपनी खोई, जाने वो जिसका लखत जिगर यहाँ से इस दुनिया से चला गया। मगर हम सब ने इस पे सियासत करने के बजाय आगे की सोचनी है और आगे चल के इस मसले का कोई पायदार हल निकालने के लिए हम सब ने इकट्ठे चलना है। देखिए यहाँ भी अगर आप कश्मीर में देखें तो हर एक बात नहीं करता है ना, हार्ड लाइनर यहाँ भी है ना। अगर हार्ड लाइन हिंदुस्तान में कोई लेता है तो यहाँ भी हम हार्ड लाइन लेते हैं। साफ लाइन यहाँ से भी आप ही शुरुआत कराएं, वहाँ से भी हार्ड साफ लाइन, मतलब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, दे एड्रेस देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहाँ भी बड़ी सख्त हार्ड लाइन, मैंने भी वज़ीर आज़म के इस पे रिमार्क्स देखे, सबों के देखे। हार्ड लाइन यहाँ से, मतलब ऐसे लोगों को आप दूर नहीं कर सकते, मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए। मगर इन छोटी चीज़ों में ना आने के बजाय हमें एक बड़ी चीज़ देखनी है कि वज़ीर आज़म ने जो बहुत बड़ा खाका खींचा, उसमें आने की ज़रूरत। मुझे लगता है कि हर दिन होम मिनिस्टर एक या दो दफ़ा हमारी वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जी से बात करते हैं और बहुत ही कार्डियल, उसमें तो दो राय ही नहीं है। सिर्फ हमें हालात सुधारने के साथ साथ कई चीज़ें, जैसे 2002 में हम आए तो वर्षे में हमें पोटा मिला, इखवानी राज मिला, टास्क फोर्स मिला, ज़्यादतियाँ मिली। तो उसमें टाइम लगा मुफ्ती साहब को वो दूर करने में और ट्रस्ट बिल्ड करने में लोगों में। ऐसे ही आज ये पैलेट गन, ये हमें वर्षे में मिला। हम चाहते हैं कितनी जल्दी हम इसको बैन करें और हम देखते हैं कि इसकी रिप्लेसमेंट भी किस चीज़ से हो ताकि इंसानी जानों को नुकसान न पहुंचे। जब आपके 2010 में हालात ख़राब हुए तो आप दो पार्टियों ने क्या किया? किसी जगह हमने आर्मी नहीं बुलाई। हाँ, आर्मी का एक अपना रोल है, ज़रूरत पड़ती है कभी इंसान को। मतलब देखिए आपकी नेशनल हाईवे, आज किसको आज हमने खुद को सेल्फ इम्पोज्ड बैन लगाई गुड्स, मतलब जो हमारा फ्रूट सड़ रहा है, किसी ने नहीं लगाई। मतलब आज जम्मू तो आपको बिल्कुल ठीक है, किसी ने वहां से आपको वो ब्लॉकेड नहीं किया। अगर हमने ब्लॉकेड किया तो खुद का खुद किया। तो नेशनल हाईवे पे जो पत्थर मारने बच्चे आते हैं तो उसको नेशनल हाईवे को थ्रू करने के लिए आपके लोगों की सहायता ज़्यादा होती है। मतलब आपके लोगों की का मेवा बाहर जाए, जो यहाँ सड़ रहा है, आपका रजाकवारी खत्म हो, आपका प्लम खत्म हो, आपका हर एक फ्रूट जो यहाँ आज तक बना वो तो खत्म हो रहा है, आपको तो कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है। अगर नेशनल हाईवे या बाकी रूट्स या डिस्ट्रिक्ट रूट्स को मेंटेन करने के लिए कभी हमें मतलब आर्मी भी हिस्सा है हमारी ही,
انہوں نے بھی حالات ٹھیک کرنے میں کافی مدد کی ہماری. تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں جب وہ لوگ جنہوں نے 47 سے آج تک سب سے زیادہ اقتدار میں رہے, سب سے زیادہ لوگوں پہ مظالم ڈالے, تو آج وہ بات کرتے ہیں تو مجھے عجیب لگتا ہے ان کی بات کرنا. پی ڈی پی کے سینئر لیڈر پیر منصور ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, لیکن اب سیاست کے بجائے جموں کشمیر کا دوسرا رخ, اور دوسرے رخ میں اپنے ناظرین کو یاد ہوگا کہ 10 اگست کی تاریخ اہم بھی تھی. 10 اگست کو عازمین حج کا پہلا قافلہ سری نگر سے مدینہ شریف کے لیے اڑنے والا تھا, اور آج باضابطہ طور پہ سری نگر کے ہوائی اڈے سے ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور حج و اوقاف کے وزیر فاروق احمد اندرابی نے عازمین حج کا پہلا قافلہ روانہ کیا. وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی ان حاجی صاحبان کو رخصت کرنے کے موقع پر خود موجود تھی, اور انہوں نے عازمین حج کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا, دعا بھی کی کہ ان کا حج قبول ہو. لیکن اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ 340 عازمین جو آج روانہ ہوئے, ان میں سے 238 کا تعلق ضلع اننت ناگ سے ہے, 56 کا تعلق ضلع سری نگر سے ہے, اور عازمین حج کو آج ریاست سری نگر کے ہوائی اڈے سے رخصت کیا گیا. بیمنا میں جو مناظر تھے, حج ہاؤس بیمنا میں جو مناظر تھے عازمین حج کو روانہ کرنے کے وقت, بڑے ہی پرکشش مناظر تھے, کیونکہ مقدس سفر کی طرف جا رہے تھے, اور وہاں سے لے کر سری نگر کے ہوائی اڈے تک جو مناظر تھے اس کی ایک جھلک. سری نگر میں عازمین حج کے مناظر اپنے ناظرین کو ہم یاد دلا دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں سنم اعجاز کے ساتھ دن بھر, اور اپنے دن بھر میں ہم یہ خبر بھی ضروری پہنچانا چاہتے ہیں کہ شام گئے کئی علاقوں سے ہمیں مظاہروں کی خبریں ملی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج مظاہرے دن میں بھی ہوئے. طبی جو عملہ ہے مختلف اسپتالوں میں تعینات طبی اور نیم طبی عملہ ہے, انہوں نے آج احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ کشمیر میں پیلٹ پر مکمل پابندی لگانا چاہیے. گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر اور جی بی پنتھ اسپتال میں تعینات طبی اور نیم طبی عملے نے آج اس پیلٹ کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا اور مطالبہ کیا کہ خطرناک ہتھیار ہے, اور پیلٹ واقعی میں کہتے ہیں کچھ لوگ کہ گولی سے زیادہ AK-47 سے زیادہ خطرناک ہے, اور اس سے بڑی تباہیاں ہو سکتی ہیں. ایک چھوٹا بچہ یا ایک چڑھتی جوانی جو ہے زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جاتی ہے, اور اس پہ پابندی لگانی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں بھی کشمیر کی صورتحال پر بحث ہوئی تھی. کشمیر کی صورتحال میں جو سرکار نے اقدامات اٹھائے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے سپریم کورٹ نے, اور کہا یہ بھی بتایا ہے کہ انسانی جذبے کی کمی دکھائی دے رہی ہے کشمیر کی سچویشن کو ہینڈل کرنے میں. 2 ممبران مشتمل جو جج صاحبان نے, ان نے کہا کہ لوگوں کے دکھ درد کو سب کو سمجھنا چاہیے, اور اس مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے سب کو ہمدردی دکھانا چاہیے. جسٹس PC گھوش اور جسٹس امیتا وار کی بینچ جو ہے, ان نے وادی کی کشمیر کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے آنریبل چیف جسٹس جو ہیں ان نے کہا کہ موجودہ حکومت کو موجودہ بدامنی ختم کرنے کے لیے انسانی جذبات سے کام کرنا چاہیے, اور سیکورٹی فورسز کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ملیٹنٹوں اور عوام میں فرق کریں. اور ادھر دیہی ترقی اور اریگیشن و فلڈ کنٹرول محکمے کی آج ایک جوائنٹ میٹنگ سری نگر میں ہوئی, جس میں دیہی ترقی کے وزیر ایڈوکیٹ عبداللہ خان اور اریگیشن و فلڈ کنٹرول کے وزیر شام لال چودھری موجود رہے. اس موقع پر مختلف اضلاع میں زمینداری کلوں کی صفائی و ستھرائی پر مفصل تفصیلات حاصل کی گئیں, اور وزراء نے افسران پر زور دیا کہ وہ ہاتھ میں لیے گئے کاموں کی تکمیل میں کوتاہی نہ برتیں. ان دنوں گاؤں دیہات میں شالی کا سیزن بھی چل رہا ہے, اور پانی کی کئی جگہوں پہ کمی ہی محسوس کی جا رہی ہے, اور کھیتوں کو سیراب کرنے والی سنچائی کی جو کولز ہوتی ہیں ان میں کافی سلٹ بھرا جا چکا ہے, اور یہ ایک نقطہ نگاہ ہونا چاہیے سرکار کے سامنے کہ ان کی ڈسلٹنگ کرنی ہے, اور ڈسلٹنگ سے ہی لوگوں کی زمینوں کو پانی جو ہے آپاشی کا پانی وہ میسر ہو سکتا ہے. اور اس پر نظر شاید آج کے اجلاس میں رکھی ہوگی دونوں نے, کیونکہ دونوں جو تعلق جو ہے وہ دیہی علاقوں سے ہے. ایک تو دیہی ترقی کے وزیر بھی ہے, اور دوسرے دونوں دیہی علاقوں کے ہیں. جموں سے ایک کا تعلق, دوسرا کا کشمیر سے تعلق, تو دونوں نے شاید اس پہ نظر رکھی ہوگی. کئی جگہوں سے ہمیں شکایتیں آ رہی ہیں کہ جو ڈسلٹنگ ہوئی ہے کالز میں اس کی کرنی ہے وہ اب نہیں ہے, اس پہ ڈسلٹنگ کرنے کی سرکار کو ضرورت ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا دن بھر. آج کے دن بھر سے بس اتنا ہی. اپنے میزبان سنم اعجاز کو اس وعدے کے ساتھ دیجیے اجازت کہ اوپر والے نے چاہا پھر کریں گے آپ سے ملاقات, اگر اس نے چاہا. ابھی رکھیے اپنا خیال. اللہ حافظ.